एंड डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अब हमारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए हम 3 प्रकार से फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। एक तो जेनेटिक्स यानी कि बच्चे के जीन है, सेक्स है, रेस के आधार पर अपने आप के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है जो उसी के अंदर उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरीनेटल फैक्टर, उसके बाद में हम बात करते हैं पोस्टनेटल फैक्टर। हम बात करते हैं फर्स्ट वन फैक्टर आते हैं हमारे, जैसे मान लो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक्स में हमारा आता है एक तो जीन, एक आता है हमारा सेक्स, एक हमारा आता है रेसेज, इसका मतलब होता है जातिगत। नेक्स्ट हमारा सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग आता है पेरीनेटल फैक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वन पोस्ट नेटल फैक्टर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमारे अफेक्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ 3 फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जेनेटिक, सेकंड वन होता है हमारा पेरीनेटल फैक्टर, थर्ड वन होता है हमारा पोस्टनेटल फैक्टर। तो हम तीनों को पूरा कंप्लीट, इसके अंदर 5-6 पॉइंट आते हैं, इसके अंदर 5 आते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, किस प्रकार से मैटरनल न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, वो सारा के सारा मैं डिस्कस करूंगा, किस प्रकार हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से जेनेटिक यानी जीन हमारी सेक्स और रेसेस के आधार पर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से अफेक्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ वापस हमारी जेनेटिक्स में हम पहले बात कर लेते हैं जीन। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जीन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलोसोम, एक होता है हमारा ऑटोसोम। तो अब क्या होता है कि हमारे जीन के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर 46X या Y क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हमारा होते हैं 2 एलोसोम, ये हमारे होते हैं 2 एलोसोम, ये होता है हमारा ऑटोसोम। ऑटोसोम हमारे अंदर क्या करते हैं कि ये पेयर के अंदर रहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या फर्स्ट क्लास में बताया कि ये रहते हैं 22 पेयर के अंदर। इस प्रकार से ये होते हैं 22 पेयर के अंदर हमारे एलोसोम जीन। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि ये पेयर के अंदर होते हैं, जब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन यानी कि हमारे अगर ऑटोसोम जीन की बात करें तो ये 22 पेयर के अंदर होते हैं। एलोसोम जीन हमारे सेक्स डिटरमिनेंट होते हैं जिनको हम एक्स या वाई से डिनोट करते हैं। अब मान लो कि होता क्या है कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए ट्राइसोमी हो जाती है। अब ये ट्राइसोमी मान लो किस जीन पे होगी, उस जीन के आधार पर उसको हम नाम देंगे, उसके अंदर उसको डिसऑर्डर होगा जिससे बच्चे की वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे मान लो कि ये मान लो 13 नंबर जीन था, ये हमारा 13 नंबर यानी ट्राइसोमी का मतलब होता है कि 13 नंबर जीन पे एक और जीन एक्स्ट्रा पेयर में आ गया। ये 13 नंबर जीन पे एक और एक्स्ट्रा जीन आ गया, तो ये क्या होगी ट्राइसोमी, या 3 जीन हो गए। तो ट्राइसोमी होना उसको हम कहते हैं, मान लो 13 पे आ गया, 17 पे आ गया, 21 पे आ गया, तो ये 17 पे आ गया एक और एक्स्ट्रा जीन ट्राइसोमी हो गई यहाँ पे, और 21 पे हो गई। तो इस प्रकार से अगर ट्राइसोमी हो जाती है जीन के अंदर, हमारे ऑटोसोम जीन के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर मान लो कि एक्स या वाई हमारा सेक्स एलोसोम होता है, एलोसोम जिसके अंदर इसके अंदर तो ट्राइसोमी होती है, ऑटोसोम के अंदर हमारी क्या होती है ट्राइसोमी, जबकि एलोसोम में ट्राइसोमी वाला कंसेप्ट नहीं है। इसके अंदर या तो एक्स हमारा एक गायब होगा या एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा तो बच्चा मेल नहीं रहेगा, उसके अंदर मेल और फीमेल वाले मिक्स रूप के अंदर उसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मान लो या तो इसके अंदर एक एक्स प्लस होता है या एक एक्स माइनस होता है। ये क्लियर है आपको। हमारे अंदर जीन 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑटोसोम होता है, एक एलोसोम होता है। एलोसोम ऑटोसोम के अंदर हमारे ट्राइसोमी हो जाती है। मान लो सबसे पहले ये ट्राइसोमी हो गई 13 नंबर क्रोमोसोम पे, फिर हो गई 17 नंबर क्रोमोसोम पे, फिर हो गई 21 नंबर क्रोमोसोम पे। तो हम इसको डिसऑर्डर कौन कौन से हो गए अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, किस प्रकार से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, और इसके अंदर या तो प्लस या माइनस होगा। तो क्लियर करते हैं, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा ऑटोसोम, ये हो गया हमारा एलोसोम।
अब बात करते हैं ऑटोसोम के अंदर हमारे, मैंने बताया कि ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी से हम आपको याद रखना PED यानी कि पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। जब हमारे क्रोमोसोम नंबर 13 पे होता है ट्राइसोमी तो उसको हम कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। जब 17 पे होता है तो उसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। जब 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जब बच्चे के अंदर फ्यूजन हो रहा था, जेनेटिक्स गैमेट्स मेल और फीमेल के अंदर वापस फ्यूजन हो रहा था ऑटोसोम एलोसोम के अंदर, तो उस समय क्रोमोसोम नंबर 13 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर चिपक गया, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के बाद में होता है एडवर्ड सिंड्रोम, उसके बाद में होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम आल्सो नोन एज मंगोलियन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज मंगोलियन सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमेशा पूछा ही जाता है। इस बच्चे के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, ये एक तो होगा MR मेंटल रिटार्डेड होगा, इसके अंदर होता है माइक्रोसिपेली, लो सेट ईयर, इंक्रीज सैंडल, इंक्रीज सैंडल गैप, सीमियन क्रीजेस। ये इस एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर हमारे देखने को मिलेगा। जब बच्चे के अंदर जन्म से ही ये सिंड्रोम होगा तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से हमारा जीन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलोसोम के अंदर। जब एलोसोम के अंदर मान लो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम फर्स्ट लिखता हूँ मैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। मैंने आपको बताया या तो इसके अंदर एक एक्स ऐड होगा यानी कि 8x या -x होगा, इसके अंदर ट्राइसोमी वाला नियम नहीं है। जब हमारे बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा तो आपको पता है कि वाई तो मेल के लिए जिम्मेदार होता है, सेक्स डिटर्मिनेट हमने पीछे आपको बताया था नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसके अंदर मेल वाले और फीमेल वाले मिक्स रूप वाले गुण हमें इस बच्चे को देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल से एक अब नॉर्मल है। हम इसको ट्रांसजेंडर के रूप में भी काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर सेकेंड, इसके अंदर क्या होता है, 45 क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से हमारा जीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इनके अंदर जन्म से ही ये सिंड्रोम पाए जाते हैं तो इनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चे से ऐसी ग्रोथ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने जेनेटिक्स के अंदर 3 बातें की। एक तो कहा हमने जीन किस प्रकार से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, किस प्रकार से सेक्स हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, किस प्रकार से रेसेज हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स के आधार पर। तो यहाँ पे लिखो आप 8 बर्थ, अर्ली लाइफ और एडल्ट। यहाँ पे आप लिख लो मेल, यहाँ पे लिख लो फीमेल। बात करते हैं अर्ली लाइफ पे, मेल हमारा होता है 8 बर्थ स्ट्रॉन्ग, जबकि फीमेल होती है वीक। और अर्ली लाइफ के अंदर फीमेल होती है स्ट्रॉन्ग या फास्टर ग्रोविंग। आपने गांव में सुना ही होगा, बुजुर्ग कहते हैं कि औरत हमेशा फास्टर ग्रोथ करती है मेल की तुलना में, जबकि ये एक जेनेटिक के आधार पर है कि अर्ली लाइफ के अंदर फीमेल हमेशा मेल की तुलना में फास्टर ग्रोथ करती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, फीमेल हमेशा ग्रोथ करती है अर्ली लाइफ के अंदर, इसको नीचे, और मेल जबकि ग्रोथ करता है स्लो।
बात करते हैं एडल्ट के अंदर मेल होता है स्ट्रॉन्ग, जबकि फीमेल होती है वीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स के आधार, रेसेस के आधार पर। रेसेस का हमें पता है कि हम इंडियन लोग हैं, इंडिया वालों के अंदर उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसका फिजिकल मैचुरेशन, उसकी मतलब कलर है, सब के आधार पर, जबकि उसकी तुलना हम करें वेस्ट इंडीज़ वाले तो उसकी फिजिक्स और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे वो काले होते हैं, बड़े होते हैं, वो बड़े इंक्रीज टेम्परेचर पर आराम से रह सकते हैं, जबकि इंडिया के अंदर भी हम लोगों के अंदर उसकी तुलना में हमारे अंदर पूरा का पूरा डिफरेंशिएट रहेगा। उसके आधार पर, जातिगत आधार पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करती है। इसलिए हमने फर्स्ट हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए 3 फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट काम करता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हमने पहले जीन के बारे में चर्चा की, फिर मैंने आपको बात किया सेक्स के आधार पर किस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिर मैंने आपको बात की कि रेसेज यानी कि जाति रेसेज या उसके लिविंग एरिया या उसके जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के आधार पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है, ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरीनेटल फैक्टर। पेरीनेटल फैक्टर के अंदर फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चा माँ के वुम में, तो सब माँ पे डिपेंड करेगा, मैटरनल न्यूट्रिशन। सेकंड वन हमारा पॉइंट आता है मैटरनल इलनेस। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट आता है मैटरनल हार्मोन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैटरनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल इलनेस, मैटरनल हार्मोन, मैटरनल इन्फेक्शन और मैटरनल, ये हमारे 4 पॉइंट आते हैं मुख्य थे। अब बात करते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मैटरनल न्यूट्रिशन। हमारा मैटरनल न्यूट्रिशन बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा सकते हैं। मान लो कोई मदर है जिसको आयरन डेफिशिएंसी है, तो बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की पूरी की पूरी चांसेस होती है। यानी कि माँ अगर न्यूट्रिशन कम लेगी तो बच्चे के अंदर भी न्यूट्रिशन कम जाएगा, तो बच्चे के अंदर जो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है उसकी वजह से हम उसको काउंट करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे मान लो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की मदर है तो उसको भी आयरन की कमी हो सकती है, तो बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि आयरन से हमें पता है कि हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी का मैचुरेशन के अंदर भी काम आता है। अगर मान लो किसी माँ को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बच्चे के लिए घातक होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम 1 मंथ प्रायर टू कंसीव फॉलिक एसिड शुड बी स्टार्टेड कर देते हैं। 1 महीना माँ को हम मतलब काउंसलिंग करते हैं कि भाई आप अब प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो इससे 1 महीने पहले आप फॉलिक एसिड का इंटेक करना शुरू कर दो, जो कि पूरी प्रेगनेंसी हमारा फॉलिक एसिड चलता है। फॉलिक एसिड हमारा 400 माइक्रोग्राम पूरी प्रेगनेंसी मदर को दिया जाता है। उसके बाद में हम न्यूट्रिशन के बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम एंड विटामिन डी की डाइट मदर कम ले रही है तो बच्चे के अंदर ओस्टियोमलेशिया या रिकेट्स होने के चांसेस होते हैं, तो मदर को हम एडवाइस देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी का इंटेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर मदर ये सारे के सारा इंटेक करेगी तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पता है अफेक्ट होगी। मान लो बच्चा जन्म लेते ही ओस्टियो रिकेट्स का बच्चा पैदा हो रहा है, एक बच्चा अगर कंप्लीट न्यूट्रिशन वाला है तो उसके अंदर रिकेट्स नहीं होगा, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक तरह से अफेक्ट हुई। तो इस प्रकार से मैटरनल न्यूट्रिशन बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो हम इसकी थ्योरी को लिख लेते हैं, समझ में आ गया। If mother have iron deficiency, causes cylia, newborn iron deficiency। अगर हम इसकी कोज की बात कर लेते हैं तो किस प्रकार कोज आपको पूछा जाता है।
तो बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होने के लिए मुख्यतः 3 कोज पाए जाते हैं। एक तो लेस रिसीव फ्रॉम मदर, नेक्स्ट वन होता है हमारा लेस स्टोरेज ऑफ आयरन। ये दो तो अगर मदर के वूम में है बच्चा तब ये दो फैक्टर काम करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की या आयरन की कमी बच्चे के अंदर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी करना है कि बच्चा माँ से कम रिसीव कर रहा है। अगर माँ ही आयरन नहीं खा रही है तो बच्चे के अंदर आयरन नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उसको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकंड वन हम बात करते हैं कि आयरन का स्टोरेज हमें पता है कि लीवर के अंदर होता है। अगर फिटस के अंदर लीवर इमेच्योर होता है, उसके अंदर अच्छा स्टोरेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सेकंड कोज हमको लिखना है कि लेस स्टोरेज ऑफ आयरन इन फिटस। नेक्स्ट कोज अगर बच्चा जन्म लेने के बाद करें तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है पहले 6 महीनों के अंदर, तो आयरन हमेशा आपको पता है कि मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। तो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा तो उसको एक फैक्टर ये भी काम करता है कि मिल्क बच्चे के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। तो ये आपको आंसर देना है कि पोस्ट नेटल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी इन न्यूबॉर्न कोज, तो आपको कहना है मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। समझ गए? मिल्क इज पुअर source of iron deficiency। नेक्स्ट मैं पॉइंट लगा के लिखता हूं, आपको नोट लगा के लिख लेना यहाँ पे। आयरन हमेशा क्या करता है, जीआई साइड इफेक्ट करता है। क्या करता है हमारा? जीआई साइड इफेक्ट करता है। तो जीआई साइड इफेक्ट हमें पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को हमेशा नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया ये होता रहता है। इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से, तो आपको आंसर करना है प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं कि बच्चे के अंदर माँ को जैसे माँ ने माना कि अगर इंटेक कर लिया, माँ का इंटेक कर लिया तो मदर को नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, यानी कि एक तो उसको ऑलरेडी प्रेगनेंसी के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो रहा है और ऊपर से हमने आयरन दिया। आयरन खुद एक जीआई इरिटेंट है जो माँ के अंदर और नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया को करवाता है, जिसकी वजह से आयरन का अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो हमें क्या एडवाइस देनी है मदर को कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आयरन का अच्छा इंटेक करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं तो नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, तो हमें एडवाइस करना है, एडवाइस दी मदर टू टेक आयरन इन थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर गुड एब्जॉर्प्शन। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें पता है कि नोजिया एंड वोमिटिंग कम होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। आयरन का क्या होगा? अच्छा एब्जॉर्प्शन। अब मैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखने जा रहा हूं जो आपको हजारों में रैंक ऊपर और नीचे ले जा सकता है। पॉइंट क्या है? preterm baby have always risk of iron deficiency। ये मैंने क्या पॉइंट लिखा कि प्री टर्म बेबी के अंदर हमेशा आयरन डेफिशिएंसी होने का रिस्क रहता है। कैसे रहता है कि अभी मैंने आपको यहाँ रेशनल दिया कि आयरन है हमारा जीआई साइड इफेक्ट कराता है, जिसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया होता है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में हमेशा ही ऑलरेडी नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो अगर इस समय माँ आयरन लेगी तो भी बच्चे के अंदर कम जाएगा। जबकि मैंने कहा कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आयरन का अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। प्री टर्म का मतलब होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 28 वीक से लेकर 37 वीक के बीच में बच्चे की डिलीवरी होना, हम उसको कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। तो प्री टर्म जिस टाइम आयरन का अच्छा एब्जॉर्प्शन हो रहा था उस टाइम बच्चे की तो डिलीवरी हो गई तो बच्चे के अंदर आयरन नहीं जाएगा। तो इसका ये रेशनल बहुत ही अच्छा है कि प्री टर्म बेबी हैव ऑलवेज रिस्क ऑन आयरन डेफिशिएंसी। ये आपको नॉर्थ स्टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपके फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या एडवाइस देनी होती है मदर को? शुड बी स्टार्टेड folic acid 1 month to prior conceive प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हमें मदर को ये एडवाइस देनी है कि आपको प्रेगनेंसी अगर कंसीव करने का पूरा प्लान है तो आपको 1 महीने पहले ही फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं फॉलिक एसिड कब तक देंगे, तो आपको जवाब ये देना है कि पूरी प्रेगनेंसी इट शुड बी गिवन इन होल प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट हम लिख देते हैं इट शुड बी गिवन होल प्रेगनेंसी 400 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड वन मैटरनल न्यूट्रिशन के अंदर कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। तो बच्चे के अंदर हाइपोकैल्सीमिया एंड रिकेट्स को बचाने के लिए कैल्शियम की हमें पता है प्रेगनेंसी के अंदर 1000 माइक्रोग्राम पर डे डोज दी जाती है। तो बच्चे के अंदर हमें मैटरनल न्यूट्रिशन के अंदर अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। हमारा प्रथम पॉइंट था आयरन डेफिशिएंसी। इफ मदर को अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो बच्चे के अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी मदर के अंदर बच्चे के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग सेशन। गुरुदेव यार पीछे